देश की पुरानी संसद एक सुनहरी याद बनकर हम सबके दिलों में रहेगी। देश की आजादी के बाद 76 साल में जो भी हुआ उसकी ये संसद गवाह रही है। जाने माने पत्रकार विनोद शर्मा ने पुरानी संसद को कुछ इस तरह याद किया। जो पार्लियामेंट पे हमारी अटैक हुआ था, उस दिन जब मैं अटैक के बाद पार्लियामेंट प्रांगण में गया था, तो वो जो चेहरा, वो जो दृश्य था, वो दिल हिला देने वाला था। और मुझे याद है कि जब भवन पर आक्रमण हुआ तो तत्कालीन कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने, जो कि सदन की सदस्य भी थी, सबसे पहला काम ये किया कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री से, उनसे फोन पे बात की, ये पता लगाने के लिए वो सकुशल तो हैं, क्योंकि सोनिया खुद भवन में नहीं थी जब अटैक हुआ था, पर अटल जी थे। तो एक ये उदाहरण है इस बात का कि उस जमाने में प्रतिद्वंद्वी होते हुए भी सरकार और विपक्ष में जो संबंध होते थे, वो बहुत ही, मैं समझता हूं, सामाजिक स्तर पर आत्मीय संबंध थे। उसी तरह से बहुत सी ऐसी सेशंस हैं जहां पर तकरीरें हुई, भाषण हुए, ऐसे ऐसे भाषण हुए जो हमेशा याद किए जाएंगे, इतिहास में याद किए जाएंगे। अटल जी का जो भाषण था, जब उनकी 13 दिन की सरकार थी जो चली गई, उसके बाद वो उन्होंने कॉन्फिडेंस वोट लेने की कोशिश की, वोट नहीं करवाया, जाके त्याग पत्र दे दिया। लेकिन वो जो बोले सदन में, वो मैं समझता हूं कि एक लोकतंत्र की बड़ी मिसाल था वो उनका भाषण। उसी तरह से जब प्रणब मुखर्जी ने, जो असम में जो इमिग्रेशन, जो माइग्रेशन इलीगल होती है, उस पे जो भाषण किया था, और वो भाषण जो था, वो जो उनके तर्क जो थे, वो इतिहास में डूबे हुए, रचे हुए तर्क थे। इतना खूबसूरत भाषण था वो कि किसी भी पार्लियामेंट के पार्लियामेंट के कामों पर शोध करने वाले छात्र को भविष्य में उसको जरूर पढ़ना चाहिए। जैसा कि अरुण जेटली का जो राज्यसभा में भाषण था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर, उसको भी मैं समझता हूं एक ऐतिहासिक भाषण आप कह सकते हैं, जिसके चलते जिस 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 इशू के चलते सोनिया गांधी को त्याग पत्र देकर दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ा लोकसभा के लिए। दोनों सदनों के बीच में जो सेंट्रल हॉल होता था, जिसमें कि जॉइंट सिटिंग भी होती थी पार्लियामेंट की, उसको, उस सेंट्रल हॉल को मैं मेल्टिंग पॉट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बोलता था, कि जहां पर पहुंचकर एक दूसरे के साथ जो विरोध थे वे विलीन हो जाते थे और वार्तालाप शुरू होता था। वो उस वार्तालाप में बड़े बड़े नेता कई बार आके वहां बैठते थे। ये नहीं कि कोई सुनियोजित वार्तालाप होता था, वो आकस्मिक होता था, लेकिन वो बहुत ही प्रबल होता था, बहुत ही फलदायक होता था। उसी तरह से बहुत सी बहस, बहुत सी तकरीरें, बहुत सी बहस हमने सुनी। देवे गौड़ा का जो भाषण था, जिसके बारे में उन्होंने सीताराम केसरी को बोला था ओल्ड मैन इन अ हरी, जब उनकी सरकार गिरी थी। और उसके बाद जब इंदिरा गुजराल जी की सरकार बनी और जब विमेन रिजर्वेशन बिल पर जो विरोध हुआ, उसमें कुछ ऐसे नजारे थे जो कि मैं समझता हूं दोबारा दोहराने नहीं चाहिए। लेकिन वो जो बिल लाया गया था, उस बिल पे व्यापक चर्चा मैं समझता हूँ पहले बहुत जरूरी थी, एक राय बनानी जरूरी थी। वो शायद उस वक्त नहीं बनी थी। उसी तरह से जब दोबारा वो बिल राज्यसभा में आया, वहां पास हुआ, वो यूपीए की सरकार थी, लेकिन आकर रुक गया लोकसभा में, इसलिए कि सुषमा स्वराज, उन्होंने बार बार खड़े होकर वहां कहा कि जब तक सदन में अच्छे से शांति नहीं होगी, बात वार्तालाप करने का वो समा नहीं होगा, एक एम्बियंस, एक एनवायरनमेंट नहीं होगी, क्लाइमेट नहीं होगा, तो वो इतने अहम बिल पर वो समर्थन बीजेपी नहीं करेगी जब तक हाउस में पेंडेमोनियम रहा। उसके चलते वो बिल दोबारा लोकसभा में नहीं आया। आप सुनते हैं कि शायद लाने की कोशिश होगी, देखते हैं क्या होता है। 2009 से 2014 तक 15वीं लोकसभा की स्पीकर रही मीरा कुमार ने इस संसद में कांग्रेस के एक युवा सांसद से लेकर लोकसभा स्पीकर तक का सफर तय किया। उन्होंने भी अपनी कुछ यादें हमसे साझा की। प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बहुत सम्मानीय हैं। उनसे
बातचीत होती थी। और ऐसा एक नियम है, क्योंकि हमारे यहाँ संसद की स्वायत्ता है। संसद और स्पीकर, किसी के यहाँ संसद के स्पीकर किसी के यहाँ जाते नहीं हैं। परंपरा चली आ रही है कि प्रधानमंत्री स्पीकर के, कुछ अच्छा नहीं लगा कि वो इतने सम्मानीय हैं और वो मेरे ऑफिस में आ रहे हैं, मुझे जाना चाहिए, मगर स्पीकर के रूप में मैं जा नहीं सकती थी। तो फिर दोबारा जरूरत पड़ी कुछ सलाह मशविरा करने की, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारा जो पुस्तकालय है वहां पर हम लोग मिलेंगे। तो हम लोग जो संसद भवन का पुस्तकालय है वहां पर मिले। तो ये एक घटना हुई इस तरह की। और इससे पहले राजीव जी थे, प्रधानमंत्री थे, वो उनसे तो बहुत दफा मिलती थी मैं, मगर उस समय मैं स्पीकर नहीं थी। जब मैं स्पीकर नहीं थी और मैं पहली दफा राजीव जी के समय में मैं पहली दफा संसद सदस्य बन करके आई, तो जो सबसे पीछे की जो सीट है वो उस पर बैठती थी, और वहां से मुझे पूरे सदन का विहंगम दृश्य दिखाई देता था। मीरा कुमार के बाद 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा की स्पीकर रहीं सुमित्रा महाजन ने भी भारतीय लोकतंत्र के आधुनिक इतिहास के एक खास दौर में ये बड़ा जिम्मा संभाला। उन्होंने बताया कि उनके समय भारत बांग्लादेश का जो सीमा विवाद था वो किस तरह सुलझाया गया, किस तरह वो इसकी गवाह बनी। एक बताऊंगी, जब मैं स्पीकर की चेयर में बैठी थी और उस समय भारत बांग्लादेश जो बॉर्डर इशू था, और वो करीब करीब 71 से लेके वैसा ही पड़ा था, उस इशू को हमने उस समय सुलझाया था। वो बॉर्डर इशू ये हो गया था क्योंकि कई जगह पे भारत की सीमा में ऐसा होता था, भारत के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी तकलीफदायक, कि पुलिस थाना अगर हमारा भारत में है तो रहने वाले लोग बांग्लादेश में, या हमारे लिए होता था कि हमारे यहाँ रहने वाले लोग पुलिस थाना बांग्लादेश। कई ऐसी गड़बड़ियाँ उसमें थी, और वो तब से ये बॉर्डर इशू जो करना था, तो मुझे याद है आज भी बहुत अभ्यास करके उस इशू को सुलझाया गया था। हमें कई जगह देना भी पड़ी थी, हमारा कुछ इलाका देना पड़ा था, कुछ इलाका हमारे तरफ आया, ये सब कुछ होने के बाद, और वो भी सर्वसम्मति से। यानी उस समय आपको मालूम है, मैं जब पार्लियामेंट में स्पीकर थी, मुखर विरोध भी बहुत मुखर होता था, कई बार चलाने में दिक्कत आती थी, मगर ये एक ऐसा इशू जिसमें लोगों ने साथ दिया और सर्वसम्मति से वो पारित हो गया। तो मुझे लगा, देखो इतने साल की ये समस्या, लोगों को बड़ी समस्या, असम इसके लिए समस्या भुगत रहा था, तो ये सब कुछ ऐसे लगा थोड़ा सा कि अरे मैं चेयर में बैठी और हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी बात ये एक सुलझ गई, यहाँ पे ये बॉर्डर इशू समाप्त, मतलब हमने सुलझा दिया और सर्वसम्मति से हुआ। मुझे लगता है, मुझे आज भी एक बात पल याद रहता है कि बहुत अच्छा लगा था कि अरे मैं इसकी साक्षी बनी। हमने राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण से भी बात की। उन्होंने पुरानी संसद में राज्यसभा का एक दिलचस्प अनुभव बताया। देखिए, स्पीचेस में तो हम कस्तूरी रंगन साहब की स्पीचेस को बहुत याद करते हैं। बहुत ही अच्छी तरह बोलते थे, समझा के बोलते थे। उनकी स्पीचेस बहुत अच्छी होती थी। फिर जया बच्चन की भी बहुत अच्छा बोलती थी। बहुत सब सोच विचार के आती थी। सब प्रश्नों का एक जो उनके प्रश्न होते थे, उनके सब तैयारी होती जाती थी। पर जो आप कह रहे हैं कि सबसे एक जो याददाश्त रहेगी, एक बार ऐसा हुआ कि जो मंत्री जी थे, उन्होंने वो प्रश्न का उत्तर देना चाह रहे थे और ऑपोजिशन में ऐसा हुआ, बहुत शोरगुल्ला हो रहा था। तो मंत्री जी को, ये मैंने पहली बार देखा, एक मंत्री थे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, कि जहाँ जो भी प्रश्न करता था, अगर फ्रंट रो में बैठा है तो वहां चले जाते थे, क्योंकि शोरगुल्ला हो रहा था। वो चाहते थे कि वो उत्तर दे दें और वो समझ भी जाए। फिर पीछे रो में किसी ने प्रश्न पूछा तो वहां चले जाते थे वो। तो ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, तो ये हमें हरदम याद रहता है। और तीसरा, एक बार ऐसा भी हुआ कि जब
सेक्रेटरी जनरल के टेबल पर हम लोग बैठे हुए थे, तो कुछ ऑपोजिशन वाले आए और उन्होंने जो हमारी किताबें रखी थी उनको ऊपर फेंका। और ये पहली बार हो रहा था कि इतना एक शोरगुल्ले के बीच में टेबल ऑफ द हाउस में किताबें फेंकी गई। तो पर एकदम जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे वो मेरे पास आए, माफी मांगी और उस मेंबर को डांटा उन्होंने कि इस तरह का बिहेवियर आपका नहीं होना चाहिए और आप इनसे माफी मांगी। तो उन्होंने भी माफी मांगी। तो ऐसे भी मौके आए हैं। तो पुरानी संसद में न जाने ऐसे कितने वाक़े होंगे जो अपनी अपनी तरह से सांसदों, मंत्रियों, पत्रकारों को याद होंगे। आने वाले दिनों में सब इन्हें अलग अलग मंचों पर अलग अलग तरह से याद कर रहे होंगे। बीती आधी सदी से ज्यादा देश की संसद को कवर कर चुकी वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से हमने पूछा कि आप पुरानी संसद को कैसे याद करेंगे। मैंने प्रमोद महाजन को सुना अपने कानों से, बहुत ही पूरा तकरीबन सेशन, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे उस समय वाजपेयी की सरकार में, और बहुत दिन से संसद नहीं चल पा रही थी। फिर फाइनली मैंने सुना ऑपोजिशन के लोगों से बात करते हुए, बस हो गया, बहुत हो गया, आपने अपना संदेश दे दिया, अब बैठ के बात करते हैं कि आपको असली में क्या चाहिए है, कैसे संसद चलेगा। और ये लोग बैठे वहीं और जो भी वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई। और 96 का जो दौर था ना पार्लियामेंट के अंदर, सेंट्रल हॉल के अंदर, बहुत ही एक्साइटिंग था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार, नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे वो हार गई, और 96 में वाजपेयी की सरकार आई, 13 दिन के लिए रही और मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाई। और उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट का फॉर्मेशन हुआ, जो रीजनल पार्टीज की सरकार थी, जिसको कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। पहले देवेगौड़ा ने उस सरकार को हेड किया, फिर इंद्र कुमार गुजराल ने हेड किया, और फिर वो भी सरकार चली गई। तो जिस तरह से सरकारें बनी बिगड़ी और बिना हिंसा के देश में इतनी स्मूथली ट्रांजिशन हुआ, जो कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। सुषमा स्वराज का राइज हुआ, उनके जो भाषण हुए 96 के समर में, जो बिल्कुल ही इलेक्ट्रीफाई कर दिया देश को, और तब से उनका सितारा उभरा था और एक नेता के रूप में वो उभरी थी, वो भी हमने देखा। बहुत सारी, और कई बार जैसे कि लोकपाल बिल राज्यसभा में नहीं पास हो पाया, सेंट्रल हॉल में 12 बजे रात तक वो बातचीत चलती रही। और जब आप पार्लियामेंट से निकल के आते थे रात में, जब देर रात तक डिस्कशंस चलती थी, डिबेट्स चलती थी, तो एक गर्व महसूस होता था अपनी डेमोक्रेसी के बारे में, अपने लोकतंत्र के बारे में। तो जिस पुरानी संसद की हम बात कर रहे हैं वो गवाह रही कई ऐतिहासिक भाषणों की, कई जोरदार बहसों की, कई बड़े मुद्दों की, जिन्होंने इस देश की दिशा तय की। तो अंत में ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक बयान आपको दिखाते हैं जो पुरानी संसद में दिए गए। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे, ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नज़र भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूँगा कि 2 नारे आज लगें, एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। All the world admires a deed well done, and I think with all modesty we can say that we have done this action well. हमारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं
कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। If any wrongdoing has been done by me, I invite the leader of the opposition to look at my property which I may have accumulated in the last 41 years, my members of my family. Please. And I would accept the verdict of the leader of the opposition if they find that I have used public office to amass wealth for myself or for many members of my family. Madam, in the course of 7 years as Prime Minister, I may have made mistakes. Who is above making mistakes? To err is human. But to accuse me of evil intentions, of conniving at corruption is a charge I firmly repudiate.